नमस्कार, मैं कौशलेंद्र मिश्र, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी कहलगांव। आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका का पहला पाठ लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। इसको लिखने वाले हैं, इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में हम थोड़ी बातचीत करते हैं। इनको आंचलिक कथा की नींव रखने वाला कहा जाता है। यह हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके पहले उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 4 मई 1921 को हुआ था। वह इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को हुई। 11 अप्रैल 1977। जन्म इनका बिहार राज्य में स्थित पूर्णिया जनपद में हुआ था, जो वर्तमान में अररिया जनपद है। और इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस और कितने चौराहे। कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं मारे गए गुलफाम, जिसका एक और नाम तीसरी कसम है। इस पर एक हमारे बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी थी तीसरी कसम नाम से। एक अन्य कहानी है लाल पान की बेगम। और एक और सुप्रसिद्ध कहानी है पंचलाइट। इस पर भी हाल फिलहाल ही एक फिल्म बनी है। तो जैसा कि इनके हम परिचय से जान रहे हैं कि यह जनमानस को बहुत ही प्रिय थे। फिल्म बनने का तात्पर्य क्या है कि इनकी जो कहानी है जनता को बहुत ज़्यादा ही पसंद थी। इनकी कहानी कहने का जो तरीका था, जो आंचलिक भाषा का प्रयोग था, वो लोगों को बहुत पसंद आया और इस कारण से यह पाठकों के बीच अच्छे खासे प्रसिद्ध हुए। तो इन्होंने जो पाठ लिखा है इस जल प्रलय में, तो इसको हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि यह जो पाठ का शीर्षक है इस जल प्रलय में, तो यही तात्पर्य हो रहा है कि जल का प्रलय कब होता है, या तो क्या है, जब बाढ़ आती है। नदियों में कब होता है, जब नदियों में बाढ़ आती है तो जल प्रलय होता है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में पनाह मतलब होता है शरण। तो इनका गांव, अपने गांव की स्थिति बता रहे हैं कि इनका गांव ऐसे जगह पे है कि जहां पे हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण से कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणी आकर के वहां पे शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देख कर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। और परती यानी वह जमीन जो जोती बोई न जाती हो, अर्थात क्या है परती, उसको परती कहते हैं। और विभीषिका मतलब भयंकरता। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जयगंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अविराम क्या है? अविराम, विराम का विलोम है। विराम यानी क्या होता है? विराम मतलब रुक जाना, अविराम मतलब ऐसी बारिश हो रही है जो कि क्या है, रुक नहीं रही है, लगातार हो रही है। तो यही इनका यहाँ तक का जो कहने का इनकी कथा का आशय है कि ये जब अपने गांव में रहे, उनके गांव में
पड़ती थी, ऐसी भूमि थी जहाँ पे कि खेती नहीं होती थी, उसको क्या रखा जाता था, जोती बोई नहीं जाती थी, उसको ऐसे ही रखा जाता था। तो क्या हुआ कि वहाँ पे इन्होंने कभी बाढ़ को अपने अपने आप को बाढ़ से घिरा हुआ नहीं पाया, अपने गांव में बाढ़ का दंश नहीं झेला। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाढ़ से उनका परिचय नहीं है, वो बाढ़ पे बहुत सारी कहानियाँ, रिपोर्टाज लिख चुके हैं। और लेकिन पहली बार उन्हें जब पटना शहर में रहते हुए सन 1967 में जब 18 घंटे की वहाँ बारिश हुई, तो वृष्टि यानी बारिश, तो पुनपुन का पानी क्या हुआ कि राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और अन्य निचले हिस्सों में पानी कहाँ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ पानी ही तो आता है। तो जो शहर के निचले हिस्से होते हैं नदी के पास के, उसमें ही पानी घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया और हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजमहल और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित होना मतलब जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया हो, जो जल में डूब गया हो। दोपहर में सूचना मिली गोल घर जल से घिर गया है। यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए छे। और 5 बजे तक काफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंस कर कहा, अब कहाँ जाइएगा, काफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अबले मतलब अब तक, अभी तक। यही इनकी विशेषता है, आंचलिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस क्षेत्र की कहानी लिखते हैं उसी क्षेत्र में प्रचलित शब्दों को अपनी कहानी में जगह देते हैं। यह इनका जो गुण है कहानी का, लोगों को बहुत पसंद आया। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनगढ़ गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य है। अनवरत यानी लगातार, निरंतर, लगातार। अनर्गल बेतुकी बात, और अनगढ़, अनगढ़ यानी बेडौल, टेढ़ा मेढ़ा। स्वगतोक्ति मतलब अपने आप में कुछ बोलना, मतलब मैं अपने आप से जो कुछ भी बोलता चलता हूँ लगातार, और बेतुकी बात, बेडौल, कुछ भी बोलता रहता हूँ, उससे कभी बोर नहीं होते थे। वो उनके साथ बैठे हुए थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। अस्फुट यानी स्फुट मतलब स्पष्ट, अस्पष्ट मतलब अस्पष्ट। अक्सर बच्चे ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो समझ में नहीं आता है। तो ये वैसे ही इनके मन से कुछ निकला। सभय, सभय दिया हुआ है शब्द पहले पंक्ति में, सभय प्रणाम निवेदन में। तो सभय मतलब, भय मतलब क्या होता है, डरना, और सभय मतलब डर के साथ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर
लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थीं। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण में गेरुए रंग का आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर आच्छादित का तात्पर्य देखिए होता है ढका हुआ। हरियाली पर सने सने तो जो यहाँ पे जिक्र किया है लेखक ने कि लोग त्रासदी देख रहे थे, बाढ़ को देख रहे थे और किस तरह से देख रहे थे, पानी के आने को देख रहे थे, जिस प्रकार उससे भी अधिक बेसब्री से देख रहे थे जिस प्रकार वो राम के रथ की प्रतीक्षा करते हैं। तो क्या तात्पर्य है कि इन्होंने ये कहा है कि हम सभी जो वहाँ के निवासी हैं और चाहे मनुष्य की ये प्रवृत्ति पे बात करते हैं कि वह त्रासदी हो, चाहे कोई भी घटना हो जो कि उसने न देखी हो, उसको देखने के लिए वह किसी भी हद तक जाता है। वह डरता नहीं है, वह देखना चाहता है, करीब से जानना चाहता है। मनुष्य के जिज्ञासु और उत्सुक स्वभाव की ओर ये जिक्र संकेत करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले अगर समसामयिक बात करूं तो कुछ एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी चीज़ कि लोग जेसीबी की खुदाई देख रहे थे, आप सबने देखा होगा। तो वही बात है कि हम सब जिज्ञासु इतने हैं कि मतलब समय हर चीज़ के बारे में जान लेना चाहते हैं। हर चीज़ जो हो रही है, जो हमारे मतलब की है, नहीं मतलब की है, क्या हो रहा है, सबके बारे में हम जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हरियाली पर सने सने मतलब धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इस बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, इह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बुझो। मतलब कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटना वाले लोग तो उधर देखने भी नहीं गए कि क्या हुआ उधर का। अब जब तुम्हारे पास जब पटना में पानी आ गया है तो समझो, पहले तो नहीं समझते थे दानापुर वाले लोगों की व्यथा, उनको कितना दिक्कत थी, अब समझो जब तुम्हारे पास दिक्कत आ गई है। तो मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वो आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण होना मतलब सुनने को, उत्कर्ण मतलब खड़े कान से। जैसे क्या होता है कि सुनने के लिए आप उत्सुक हैं, उनके लिए क्या कहते हैं कि उसका कान, जैसे देखते हैं किसी जानवर के आसपास के बारे में जानना चाहता है तो उसके क्या होते हैं, कान खड़े हो जाते हैं। तो उत्कर्ण कैसे बना है शब्द कि जब कान क्या है, खड़े हैं, वो उत्सुक अवस्था में है, सुनना चाहते हैं। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन्न यानी पास आए हुए, मतलब जो ये बाढ़ का संकट आ रहा था उससे कोई डरा हुआ नहीं था। सब लोग अपने हर दिन की जो दिनचर्या थी उसी के समान इसको भी मान रहे थे। इस समस्या को भी समस्या नहीं समझ रहे थे, वो उसे बस एक नई चीज़ जान रहे थे कि जिसे वो देखने के लिए घर से बाहर निकल आए थे। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। आदमकद यानी आदमी के कद यानी लंबाई के बराबर का आईना था। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थीं। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटी की तरफ पटना, लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्को मान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं,
भाई यही कुल मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बा माल। तो धनुषकोटी एक जगह है, उसका नाम है ये आपके धनुषकोटी नामक जो जगह है ये है आपके दक्षिण में, जहाँ से श्री राम और रामायण की पौराणिक कथा का संबंध है धनुषकोटी स्थान से। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। सुधि यानी खबर। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे बंधु रे, सुन मोरे मितवा। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृहस्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, अब जब क्या होता है, जब ऐसी विपत्ति आसपास धमकती है कि बाहर के रास्ते बंद हो जाएंगे, सबसे पहले लोग सोचते हैं खाने की चिंता, खाने की व्यवस्था हो पा रही है कि नहीं, खाने की चीज़ें इकट्ठा करते हैं, फिर उनको बनाने के इंतजाम के बारे में सोचते हैं। तो इसी का वर्णन लेखक ने किया है। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था। एक अलाव लगाकर सुलगा दिया, हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवलपुर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1.5 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। काम्पोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता? शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा। धत, नींद नहीं, स्मृतियां आने लगीं एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947, मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा, वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगें सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलों में भी घाव हो जाता है, कि दवा, दियसलाई की डिबिया और किरासन तेल
रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ें से पहले पकाही घाव की दवा और दियसलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने लगे। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह पर मचान बनाकर स्टेज की तरफ बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा है। बलवाही मतलब एक प्रकार का लोक नृत्य होता है, तो उसमें क्या कहते हैं उसको, बलवाही। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसे मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागिड़ गिड़ चकैके चकधुम चकैके चकधुम चकधुम चकधुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप यहाँ हैं, आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। झिंझिर यानी जल विहार, जल में भ्रमण। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मखमल का होजी होजी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी, और इस गोलंबर में किसी की आवाज़ की प्रतिध्वनि मडरा मडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े ही बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल ओंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था, नैया तोरी मझधार होशियार होशियार काहो राम सिंगार पनिया आ रहो है ना आ रहो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। तटबंध यानी नदियों के तट को जो बांधने के लिए जो बंद बनाते हैं, बांध बनाते हैं, उसे तटबंध बोलते हैं। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता सो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्रायः सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही थी, बुझ रही थी, सभी जगे हुए हैं।
कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती है। चप चप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। शायद सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टूंग फूंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा मतलब जिसका आज एक ही दो मतलब हाल फिलहाल ही आजकल में ही बच्चा होने वाला है, उसको आसन्न प्रसवा बोलते हैं, हमारी ओर गाय की तरह टुक टुक देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। ओई द्याखो, ऐसे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गलो, ओ राम सिंगार, ओ मोहन, रामचंद्र, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा था। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर दक्षिण पश्चिम कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछाल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगीं। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकल लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी है? नहीं, गंगा जी का है। आ गए लो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही थीं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे थे। भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। तो हमने ये पूरा पाठ पढ़ा, बहुत लंबा पाठ है। तो इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु जी एक पटना शहर में जो बाढ़ की विभीषिका है, बाढ़ जब आती है तो किस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रिया होती है, लोग बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम करते हैं और कैसे लोग इंतज़ार करते हैं बाढ़ का और क्या उसके प्रति प्रतिक्रिया है, इसी सब का वर्णन करते हैं। गांव में तो बहुत पानी आता है, लोग इसके लिए तैयार रहते हैं। गांव में तो एक गांव की बताया वर्णन किया इन्होंने कि उसमें पानी बाढ़ आई हुई थी। सबने कहा कि वो तो पूरा डूब गया होगा। वहाँ जाते हैं तो एक मचान लगा के और उस पर लोक नाटक हो रहा था। तो यही कहते हैं कि वो लोग समस्याओं के बीच
अपने आप की समस्याओं के बीच अपनी संस्कृति बना लेते हैं, समस्याओं के बीच रहना बना लेते हैं। लेकिन जिसके लिए बाढ़ नई नई समस्या है वो कैसे निपटते हैं। और साथ साथ रेणु जी ये भी बताते हैं कि इसमें केवल मनुष्य ही नहीं शरणार्थी होता है, इसमें सांप, बिच्छू और तमाम जानवर भी शरणार्थी होते हैं। तो अब इसके प्रश्नों पे हम बात करें। संकेत भर में कर दूंगा, आप इसके प्रश्न उत्तर खुद लिखेंगे। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो इसका उत्तर होगा कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपने अपने ढंग से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से तैयारी करने लगे। लोग अपने सामान को ऊपरी मंजिलों पर ले जा रहे थे। वे ज़रूरी राशन, दवाइयों, टार्च, बैटरी, किरासन आदि का स्टॉक जमा कर रहे थे। निचले स्थानों पर रहने वाले लोग जो थे वो ऊंचे स्थानों पर जा रहे थे। दुकानें बंद की जा रही थी। मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे जिनसे उनकी प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता था। अगला प्रश्न है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो क्योंकि लेखक ने उसके पहले भी बाढ़ का सामना किया था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, और इस तरह से उसने अपने आप को पूरे पानी से डूबा हुआ कभी नहीं पाया था, क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला था। तो इसलिए लेखक की उत्सुकता बढ़ी हुई थी। वह देखना चाहता था कि किसी सघन आबादी वाले शहर में बाढ़ का क्या असर होता है। वह बाढ़ के प्रति शहरी लोगों की प्रतिक्रिया भी देखना चाहता था। तीसरा प्रश्न है कि सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है, इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। तो जब इससे यही भावनाएं व्यक्त होती हैं कि जब भी कोई आपदा आने वाली होती है तो लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, और उस जिज्ञासा में डर समाया होता है कि कहीं क्या करे, वो पानी आए और उनको नुकसान न पहुंचा दे। तो इसलिए वो जानना चाहते हैं कि कहाँ तक अभी आपदा आई है। तो बाढ़ का पानी अक्सर धीरे धीरे आता है, इसलिए लोगों को इतना समय मिल जाता है कि उसके आने की गति का आकलन करते हुए उसे जूझने की तैयारी कर लें। यहाँ पर लोगों को उस भावना को दिखाया गया है जिसमें वे आने वाले खतरे का लगातार आकलन कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो आप जान ही रहे हैं कि बाढ़ अपने साथ भयानक विनाश भी लाती है। कई लोग बाढ़ की चपेट में आकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो बाढ़ की चपेट में बहने से बच जाते हैं उनमें से कई महामारी के शिकार भी हो जाते हैं, बीमारियां फैल जाती हैं। तो इस तरह से बाढ़ किसी मृत्यु दूत की तरह काम करती है। चूँकि यह दूत तरल अवस्था में होता है, इसलिए बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। पांचवा प्रश्न है कि आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो आप कुछ अपनी तरफ से सुझाव लिखेंगे। इसमें कुछ सुझाव जैसे हो सकते हैं कि डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए, टीम को हमेशा तैयार रखना चाहिए, महामारी को रोकने के इंतजाम रखने चाहिए, आपातकाल के लिए भोजन सामग्री, ईंधन, दवाइयाँ आदि को लोगों तक पहुँचाना चाहिए घर घर, और ये सारी चीज़ें हैं। आपदा प्रबंधन की टीम को तैयार रहना चाहिए। जब दानापुर डूब गया तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन पर लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। लोग अक्सर दूसरों की परवाह नहीं करते, लेकिन अपने दुख से दुखी अवश्य होते हैं। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के संबंध में यह बात बहुत हद तक लागू होती है। बाढ़ को ज़्यादातर लोग ऐसी आपदा मानते हैं जो ग्रामीण इलाकों को तबाह करती है। शहरी लोगों को लगता है कि वे अपने कंक्रीट के मकानों में सुरक्षित हैं। ऐसे में अपने सुरक्षित मकानों के अंदर से वे बाढ़ में फंसे ग्रामीणों की स्थिति पर मजाक भी उड़ाते हैं। तो ये उसी मानसिकता पर चोट करता है। प्रश्न 7 है कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो ऐसी चीज़ है कि पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वगैरह नशीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं। अक्सर लोग इन पदार्थों का उपयोग अधिक करने लगते हैं जब वे किसी बात को लेकर बेचैन होते हैं। कभी कभी खाली समय काटने के लिए भी लोग इन पदार्थों का उपयोग अधिक मात्रा में करने लगते हैं। तो बाढ़ आने के इंतजार में अधिकतर लोग बेचैन हैं और उनके पास करने के लिए कोई काम भी नहीं है, इसलिए खरीद बिक्री बंद हो चुकने के बाद भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई है। 8वां प्रश्न है कि जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। तो लेखक को पता चला कि उसके लिए पानी घुसने वाला है, तो उसने भी अपनी पत्नी से जांच पड़ताल की क्या क्या चीज़ें हैं, और मतलब गैस के बारे में चिंता की, और कुछ फिल्मी पत्र पत्रिकाएं भी खरीदी ताकि उतने दिन में कैसे किस प्रकार समय व्यतीत होगा, और दियसलाई, आलू, पीने का पानी, सिगरेट, कंपोस्ट की गोलियां आदि भी इकट्ठी की।
बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जैसे यही संक्रामक बीमारियां जैसे हैजा, मलेरिया, पीलिया आदि। अगला प्रश्न है कि नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में डूब गया, दोनों ने किस भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया होगा? जबरदस्त दोनों में प्रेम था, स्नेह था, लगाव था, इसलिए जब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहते थे तो इसलिए दोनों एक दूसरे के स्नेह में, प्रेम में कूद पड़े। मनुष्य अगर जानवर के प्रति समर्पण दिखाता है तो जानवर भी मनुष्य के प्रति समर्पण दिखाता है। यह इसी भावना के वशीभूत होकर ऐसी घटना हुई। प्रश्न 11 है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी हो गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? यदि लेखक के पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर, कलम आदि होते तो उसका सारा ध्यान बाढ़ के दृश्य को उन उपकरणों के माध्यम से कैद करने पर होता। ऐसे में वो बाढ़ की विभीषिका, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं, आसपास के माहौल आदि का साक्षात वो बारीक अनुभव नहीं कर पाता। जो बात किसी चीज़ का साक्षात अनुभव करने में है उसका मुकाबला कोई भी सिनेमा, टेलीविज़न या लेख नहीं कर सकता। इसलिए लेखक ने कहा कि अच्छा था कि उसके पास कुछ भी नहीं था। अर्थात जैसे क्या देखते हैं, हम कोई जगह देखने जाते हैं, कोई बड़ी ऐतिहासिक चीज़ घूमने जाते हैं, बच्चों को टूर पे ले जाया जाता है। बच्चे चीज़ों को बारीकी से, ध्यानपूर्वक दिमाग में संग्रहित करने के बजाय, उसको देखने के बजाय केवल फ़ोटो खींचने में लग जाते हैं। अपनी फ़ोटो, फिर कोई ऐतिहासिक स्थल के साथ अपनी फ़ोटो ताकि लोगों को दिखाएंगे। आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आप अच्छे से बता पाएंगे, बजाय कि केवल फ़ोटो के। और आज के समय में तो फ़ोटोज़ तो इंटरनेट से आप जो खींचेंगे उससे अच्छी फ़ोटो, आप ताजमहल जाते हैं उसकी फ़ोटो खींचते हैं तो आप ताजमहल की जो फ़ोटो खींचते हैं उससे अच्छी फ़ोटो, डिजिटलाइज फ़ोटो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। अगर आप प्रोफेशनल हैं, वही आपका काम है, तो आप कर सकते हैं, आप वो भी काम कर सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो बारीक चीज़ें हैं, उसकी जो बनावट है, उसके जो खासियत है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि जैसे कभी कभी दिखाया जाता है कि मीडिया अक्सर चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर या अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से भी पेश कर देती है। तो ये सारी चीज़ें जब मीडिया, जो समाचार जब मनोरंजन की चीज़ बन जाती है तो वहाँ ये चीज़ें आती हैं। तो आप इस प्रकार की कोई घटना का अपने मन से वर्णन कर सकते हैं। आप देखते हैं कई बार ऐसा हो जाता है कि दिखाता है कि गणेश भगवान जी दूध पी रहे हैं और फिर लोगों में वो देखने के बाद रेला लग जाता है, लोग दूध खरीद के और लोग अपने आसपास के मंदिरों में गणेश जी को पिलाने का प्रयास करते हैं और बहुत सारा दूध वेस्टेज चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने देखी सुनी किसी आपदा का, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। तो आपदा का वर्णन करने में तो अभी तो सबसे बड़ी जो आपदा है, महामारी है, तो कोविड-19, तो इसके बारे में ही लिखना आपके लिए सबसे उचित होगा। तो आप इसे लिखें, कोविड-19, कोरोना वायरस के बारे में, इसकी उत्पत्ति स्थल के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मुझे इसे बंद करना पड़ेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे कम से कम, और इनका वाचन, इस पाठ का वाचन कम से कम 2 से 3 बार करेंगे ताकि चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।